इस वक्त आज की सबसे वो घड़ी जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे थे, बड़े इंतज़ार के बाद हुजूर आप आए हैं। तहे दिल से हम आपका इस मंच पर स्वागत करते हैं और एक छोटी सी झलकी हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की जर्नी की आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद आज इनसे सारी बातें करेंगे हम, और बहुत लंबी सारी बातें करेंगे सर। ये एक सफर मुख्यमंत्री जी का। मनोहर लाल इन दिनों हरियाणा की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा। ये वो नाम है जिनके हाथों में पिछले 9 सालों से हरियाणा की बागडोर है। आज बेशक मनोहर लाल हरियाणा के सबसे बड़े पद पर विराजमान है, लेकिन ये मंजिल उन्हें यूं ही नहीं मिली है। इसके पीछे कठोर संघर्ष की कहानी छिपी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री और करनाल से विधायक मनोहर लाल की जिंदगी काफी संघर्षमयी रही है। मनोहर लाल का जन्म 5 मई 1954 में रोहतक के निदाना गांव में साधारण से किसान परिवार में हुआ है। मनोहर लाल का परिवार 1947 के भारत विभाजन के बाद रोहतक जिले के निदाना गांव में बस गया था। बचपन में दोस्तों के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल हेडमास्टर नाम से लोकप्रिय थे। पीएम मोदी भी जिनके खास दोस्त हैं। ऐसे मनोहर लाल के करियर के बारे में आइए जानते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सफर। साल 1977 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में अपना जीवन शुरू किया। साल 1980 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक प्रचारक बनकर बतौर प्रचारक 14 वर्ष तक अपनी सेवाएं प्रदान की। साल 1994 भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। साल 1996 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ काम किया। इस दौरान वो हरियाणा में पार्टी के संगठन महामंत्री रहे। साल 2002 में उन्हें जम्मू कश्मीर की बीजेपी इकाई चुनाव समिति का प्रभारी बनाया गया। पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़ राज्यों के चुनावों में बीजेपी की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 2004 में उन्हें दिल्ली और राजस्थान समेत 12 राज्यों का प्रभारी बनाया गया। 2014 में करनाल से भाजपा प्रत्याशी के रूप में पहली बार चुनाव लड़ा और 63,773 मतों से विजयी हुए। 21 अक्टूबर 2014 को हरियाणा भाजपा विधायक दल के सर्वसम्मति से नेता चुने गए। 26 अक्टूबर 2014 को हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। साल 2019 में दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। मनोहर लाल हरियाणा के इतिहास में पहले ऐसे नेता हैं जो पहली बार विधायक बने और मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हुए हैं। मनोहर लाल सेवा प्रथम के आदर्श में विश्वास रखते हैं। अंत्योदय के मूल्यों को साकार करते हुए समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गों के प्रति बड़े संवेदनशील रहते हैं और उनके उत्थान के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा न सिर्फ प्रदेश की जनता के लिए बल्कि अन्य प्रदेशों की जनता के लिए भी सुशासन के नए मानक गढ़ रहा है। हरियाणा की लाल डोरा मुक्त गांव योजना को स्वामित्व योजना के नाम से पूरे देश में लागू किया गया। परिवार पहचान पत्र योजना उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में लागू होने जा रही है। हरियाणा की जल संरक्षण मुहिम मेरा पानी मेरी विरासत को राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय मंत्रालय ने भी सराहा है। हरियाणा की खेल नीति की आज पूरे देश में चर्चा है। खेल नीति का अध्ययन करने के लिए दूसरे राज्य हरियाणा का दौरा कर चुके हैं ताकि अपने यहाँ भी उसे लागू कर सकें। हरियाणा की ऑनलाइन शिक्षक तबादला नीति को उत्तराखंड सरकार लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। पढ़ी लिखी पंचायत की पहल से हरियाणा पहले ही देश में अपनी धाक जमा चुका है। मनोहर लाल ने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर अपने निजी जीवन को जनसेवा के लिए समर्पित कर दिया है और आज भी जनसेवा के लिए अपना सारा वक्त देते हुए जनता की भलाई के लिए तत्पर हैं। तो एक ये छोटी सी झलकी, एक छोटी सी कोशिश आपके बारे में जानने की, लेकिन अब क्योंकि हम आपसे रूबरू हैं और हमने आपको पहले ही बता दिया, आज हम राजनीति की बातें कम करेंगे, आपकी बातें ज़्यादा करेंगे। तो हमें बिल्कुल शुरू से बताइए, जहाँ से हमने शुरुआत की कि पाकिस्तान से आपके माता पिता यहाँ पे आए थे, आपका जन्म हरियाणा में हुआ, वो दौर और आज हम 2023 में हैं। तो ये जो सफ़र रहा खट्टी मीठी यादों का, ये हमारे दर्शकों के साथ
जो टीवी पर आपको देख रहे हैं और जो इस मंच के सामने बैठे हैं उनके साथ साझा कीजिए। मुकेश जी, ये कहानी बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि देश स्वतंत्र हुआ, ये प्रसन्नता, ये खुशी सबको थी, लेकिन एक पीड़ा और एक गम देश के बहुत बड़ी संख्या में जो लोग ऐसे थे जिन्होंने देश की विभाजन की पीड़ा को सहा। देश का बंटवारा हुआ, दोनों बातों का एक मिला जुला सा प्रतिक्रिया उस समय की घटनाक्रम को देखते हुए होता है। परिवार, ठीक कहा, पश्चिमी पंजाब के झंग जिले से आकर के और हरियाणा के अलग अलग स्थानों पर रहने का अवसर मिला। ज़मीन कहीं अलॉट हुई, मकान कहीं मिला, और फिर सब इकट्ठा करते हुए रोहतक के गांव में हमारे पिताजी खेती करने के लिए ज़मीन जो है उन्होंने खरीदी। दादाजी दुकान करते थे। तो इस प्रकार से वो जो बचपन है, खास करके प्राइमरी शिक्षा का, वो आज भी आंखों के सामने झलकता है कि किस प्रकार की कठिन परिस्थितियों में परिवार ने उस समय सारे घटनाक्रम में से आगे बढ़ने के लिए जो एक संकल्पित एक परिवार होता है, उस प्रकार से मुझे लगता है कि हमारे परिवार ने बहुत मेहनत की। पढ़ाई के करते हुए, पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए कठिनाइयाँ बहुत आई, लेकिन फिर भी मैं इस विषय का श्रेय अपने माताजी को देता हूँ। जैसा कहते हैं ना कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो मैं उस नाते से अपनी माँ को आज के सफलता के श्रेय में उनको ये श्रेय देता हूँ कि उन्होंने मुझे पढ़ाई के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। वो बचपन की सब यादें, 10वीं हो गई, फिर 12वीं हो गई, फिर व्यापार शुरू किया, दिल्ली में चला गया। बहुत लंबा घटनाक्रम है, लेकिन कुल मिलाकर के संघर्ष के वो जब दिन याद आते हैं, और कभी ये सोचा भी नहीं था कि इस स्थान पर कभी समाज की सेवा करने का अवसर मिलेगा, ये तो सपने भी कभी आया नहीं था, लेकिन परिस्थितियाँ बनी। और मुझे लगता है कि जीवन में अगर शुद्धता से, सदाचार से, संकल्प शक्ति से मेहनत करते हुए आगे चलो और फल की चिंता न करो। गीता का वो श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अगर करते रहेंगे तो जीवन में सफलता मिलेगी, आपको एक अवसर मिलेगा। मैं इतनी बात कह सकता हूँ। जी, एक जो साधारण आदमी है वो चाहता है कि मैं घर बसाऊं, बच्चे हों, आगे परिवार को बढ़ाऊं और बस फिर वो कहीं पे सेटल हो जाएं तो मेरा जीवन संवर जाए। लेकिन आपने जो राह चुनी वो संघ प्रचारक की चुनी। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि एक आम आदमी से मैं एक आम संघ प्रचारक बन जाऊं? क्योंकि उस वक्त जब आप संघ प्रचारक बने तो उस वक्त संघ प्रचारक बनना कोई फ़ायदे का सौदा नहीं था। आज हो सकता है कि उसका फ़ायदा बीजेपी में एक अच्छा पद दिलवा सकते हों, या एक एमएलए बनवा सकते हों, मुख्यमंत्री बनवा सकते हों, राज्यपाल बन जाएं, लेकिन उस वक्त ऐसा कोई लोभ था नहीं। तो उस तरफ कैसे अट्रैक्ट हुए आप? देखिए, कभी कभी परिस्थितियाँ होती हैं, व्यक्ति को एक विशेष मोड़ दे देती हैं। जब मैं दिल्ली में दुकान करता था, ये है सन 1972 से 80 के बीच की बात, देश में आपातकाल लगा 1975 में। और आपातकाल के वो जो 18 महीने थे, उस समय क्योंकि आयु भी आखिर 54 का जन्म है, तो 21-22 वर्ष की मेरी आयु थी उस समय। और वो एक आयु ऐसी होती है, व्यक्ति बहुत बारीकी से चीज़ों को, यानी नौजवान होता, वो तार्किक तौर पर समझता, सीखता है, रीज़न कारण ढूंढता है क्या है। तो उस आपातकालीन का एक बहुत बड़ा असर था कि आखिर ये क्या आपातकालीन हुई, देश क्या है, लोकतंत्र क्या है, समाज क्या है। और इसमें जो आपातकाल में जो दृश्य देखने को मिले, लोगों की जो एक प्रकार की जो बोलने की आज़ादी थी, उसको भी छीनने का काम हम मीडिया जगत के लोग जानते हैं उस समय क्या हुआ था। वो सब करते करते एक ध्यान आया कि एक संगठन ऐसा है जो इस आपातकाल का विरोध करता है, उसके लोग भारत माता की जय बोलते हैं और विरोध करके वो जेलों में भी चले जाते हैं, और आपातकाल का कोई लाभ है नहीं। तो ऐसा संगठन कौन सा है जो इतनी हिम्मत से ये सब काम करता है? तब उसमें से ध्यान में आया, पता लगा कि एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का एक संगठन है जो ये सब काम करता है। मैं उस समय दिल्ली में रहता था और संयोग से हमारा एक मित्र वो संघ का स्वयंसेवक भी था, मुझे पता नहीं था। उन दिनों में संघ के जो स्वयंसेवक थे वो ऐसे
आपातकालीन का विरोध करने के लिए तरह तरह के काम करते थे। एक दिन की बात है, सायंकाल के समय, रवि तेनेजा उनका नाम था, उन्होंने कहा कि एक काम करना है, अमुक सराय रोला में गली में एक प्रिंटिंग प्रेस है, वहाँ चले जाओ और वहाँ हर्ष नाम के एक व्यक्ति हैं जो मालिक हैं, वहाँ ये पेपर ले जाओ, वो प्रिंट करके दे देंगे और इसकी इतनी संख्या प्रिंट करके बाद में इतना ही ध्यान करना कि बाद में उस प्रेस में कोई चीज़ ऐसा प्रूफ दिखना नहीं चाहिए कि वहाँ चीज़ छपी है। रद्दी कागज़ सारे जला देना, फाड़ देना, या जब उसका प्रिंट होता उस समय खांचा बनाया जाता था प्रिंटिंग का, तो उसके लेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करवा देना अपने सामने, ताकि ज़रा भी कोई लिंक ना बचे कि वहाँ ये चीज़ छपी है, और बाद में छपवा करके मुझे लाके दे देना। हम गए, रात को 2-3 घंटे लगे, 12 बजे ला के उसके हाथ में पकड़ा दिया और अब जाके सो गया मैं। और मुझे उतनी समझ नहीं थी कि इसमें क्या तो लिखा होगा, क्योंकि दोस्ती थी, उन्होंने कहा, हम करके आ गए। पता लगा कि सुबह सुबह बहन हमारी कहने लगी कि ये कागज़ कोई डाल के गया है रात को और इस पर तो ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई हैं। मैंने देखा, अब उसको तो बताया नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि ये तो वही है जो मैं छपवा के लाया था। वो बट गया सारे मोहल्ले में और पूरा शोर हो गया कि ऐसा ऐसा आपातकाल का विरोध करने वाले यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं। तो ऐसे काम करते हुए तब जाके ध्यान में आया कि क्या देश है, क्या समाज है, क्या देशभक्ति है। और एक समय आपातकाल समाप्त हुआ और हमने संघ का प्रतिबंध हटा। हमने उन्हीं से पूछ लिया, मैंने कहा यहाँ संघ की शाखा कहाँ लगती है? कहने लगे क्यों आप चलोगे? मैंने कहा मतलब, मैं तो जाता हूँ। हमने भी उसके साथ हो गए, संघ के स्वयंसेवक बन गए। तब जाके ये चीज़ें ध्यान में आई। अब वो एक ऐसी स्टेज होती है जब अर्ली 20s में ये परिवार के लोगों की भी दुविधा होती है, व्यक्ति के मन की खुद भी दुविधा होती है, और इधर ये देशभक्ति की भावना और कुछ करना चाहिए देश के लिए, ये सब चल पड़ा। अंतोगत्वा ध्यान में ये आया कि सामान्य जीवन सब दुनिया जीती है, उसको कोई याद नहीं करता है। हम अपने पिताजी के 2-3 पीढ़ियाँ याद करके रुक जाते हैं, आगे कुछ पता नहीं होता। और जो इतिहास में काम कर जाते हैं वो कई हज़ारों साल तक भी अगर याद रखेंगे, अमुक समय में अमुक व्यक्ति अमुक काम करके गया, तो ऐसे कामों को याद किया जाता है। तो उसमें से अंतोगत्वा 27 जनवरी ये 1979 मैंने त्रिवेणी संगम के ऊपर खड़े कोई संकल्प लिया कि देश और समाज का काम करना है, व्यक्तिगत जीवन की कोई चिंता नहीं है, बहुत लोग हैं, भाईचार और है, वो चला लेंगे सब। जी, तो वहाँ से फिर भारतीय जनता पार्टी में एंट्री कैसे हुई? और वो जो भारतीय जनता पार्टी में एंट्री हुई उस वक्त क्या आपके जहन में एक ख्याल आया था कि 2014 में मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाऊँगा? देखिए, वो भी जैसा एक संगठन का एक सिस्टम है हमारे यहाँ कि संघ के स्वयंसेवक जो संघ के प्रचारक बनते हैं, मैं 80 में प्रचारक बन गया। पूरा पूर्णकालिक व्यापार जो था वो छोटे भाई को पकड़ा दिया और लगातार संघ का काम मैंने हरियाणा के पूरे क्षेत्र में 1980 से 1994 तक किया। भारतीय जनता पार्टी में किसी न किसी एक संघ के प्रचारक को नियुक्त किया जाता है संगठन मंत्री के नाते। मेरे से पहले भी संगठन मंत्री बहुत रहे, तो मुझे भी अधिकारियों ने कहा कि आपको हम बीजेपी में संगठन मंत्री इस नाते से काम जेब में लगाना चाहते हैं, हम अनुशासन है, जो कहेंगे वो करेंगे। उन्होंने नियुक्ति कर दी, हम करने लग गए। 1994 में मैं संघ का यानी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश का संगठन मंत्री बना। जो संगठन की योजना थी इसलिए बना, मेरा कोई इच्छा भी नहीं थी, ना मुझे उस बात की कोई जानकारी थी, बल्कि यहाँ तो किसी की इच्छा हो जाए उसको बनाते भी नहीं है। एक बार पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय, वो भी संघ के प्रचारक थे, उनको भी जनसंघ में उस समय लगाया गया था काम करने के लिए। पूजनीय गुरुजी सरसंघ चालक, उनसे उन्होंने एक बार पूछा कि गुरुजी आपने मुझे जनसंघ का काम करने के लिए भेज दिया, मेरी तो कोई रुचि नहीं है जनसंघ में, कब तक मुझे वहाँ करना पड़ेगा? मेरा तो राजनीतिक क्षेत्र में रुचि नहीं है। तो बड़ा सुंदर उत्तर गुरुजी ने दिया। गुरुजी ने कहा, देखो दीनदयाल, जब तक तुम्हारी रुचि नहीं है तब तक तुम वहाँ रहोगे, जिस दिन रुचि हो जाएगी उस दिन वापस निकाल लेंगे। बहुत ये उत्तर था। तो वहाँ रुचि वाले को भेजा नहीं जाता, जिसकी रुचि नहीं होती उसी को संगठन मंत्री बनाया जाता है, ताकि वहाँ जाकर किसी लालच लिप्सा सत्ता के सुख में या कहीं प्रयत्न करके आगे बढ़ना शुरू कर दे, अच्छा नहीं माना जाता। हमारी भी कोई रुचि नहीं थी, लेकिन संगठन का काम करना 94 में लगाया गया। संयोग से 1996 में मोदी जी हरियाणा के प्रभारी हो गए। प्रभारी के साथ तालमेल रखना ही होता है जी। तो इसलिए उनके पास 4-5 जो उत्तर क्षेत्र के प्रदेश हैं उनका काम आया। मेरे पास हरियाणा का था, तो हमारा दोनों का केंद्र भी पंचकुला रहा,
तो सहज स्वाभाविक हमने 5 साल 96 से 2001 तक इकट्ठे काम किया। मैंने हरियाणा में किया, उन्होंने सब प्रदेशों में किया। और जब एक ही केंद्र होता था, जब कभी आते थे तो बैठ के करते थे, मिलते जुलते थे, हम उनसे मार्गदर्शन लेते थे कैसे काम करना है। तो कुल मिलाकर के उस समय तो इतना ही था, संगठन का काम करना है। संघ का प्रचारक कोई सत्ता में आ जाता है, ये तो 2001 में पहली बार जब मोदी जी को गुजरात का प्रधानमंत्री बनाया गया, तब जाकर के ये पता लगा कि प्रचारक भी मुख्यमंत्री हो सकता है। वरना उस समय तक तो ये था कि प्रचारक कोई सीधा सीधा सत्ता में आकर के और सीधा शासन की बागडोर संभालेगा, उस समय तक कोई उदाहरण नहीं है। बिल्कुल, जिस समय आप काम करते थे उस वक्त मोदी जी को भी नहीं पता था कि वो गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे। आप हरियाणा देखते थे, वो हिमाचल के भी प्रभारी थे। मजेदार उदाहरण है, 2001 जिस दिन उनको मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा चली, हमारे एक मित्र गुजरात में रहते थे, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपको एक समाचार दूँ मैं। मैंने कहा क्या? कि हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी जो है मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं कल। मैंने उनको थोड़ा सा सख्ती की लहजे में कहा, मैंने क्या बोल रहे हो, ऐसे हो ही नहीं सकता। कि नहीं, कल हो रहा है। अब उन्होंने कहा है तो मुझे भी हैरानी हुई। हमारे दूसरे मित्र एक दिल्ली कार्यालय में थे, उनको मैंने पूछा भी ऐसे सुना है? कहने लगे हाँ ठीक बात है। तब मैंने उनको फ़ोन किया, भी तुम्हारी बात ठीक है, मेरा ही भ्रम जो है वो था कि कोई प्रचारक नहीं बन सकता, मोदी जी कल मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो वो मुख्यमंत्री उस समय बने। संगठन की योजना है, जो संगठन कहे। संगम में एक बात बताई जाती है, सिखाई जाती है, पीर बवर्ची भिश्ती खर। कोई भूमिका मिल जाए, संघ के प्रचारक को, कार्यकर्ता को करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं लास्ट में, यानी पहला शब्द है पीर। पीर यानी जिसकी पूजा होती हो। पीर पैगंबर वही होते हैं कि अगर आपको बैठा दिया जाए किसी कुर्सी पर, लोग आपकी पूजा करेंगे, इसमें देश का भला है, तो देश का भला ये टारगेट है, कर लो भाई, पूजा कर लो। कहते हैं कि बावर्ची बनाना हो, बावर्ची कौन होता है? जो खाना बनाने वाला। तो अगर खाना बनाने का काम दे दिया जाए, और हमें अनुभव है उसका, अभी आपने एक फोटो दिखाया अपने रसोई में, चाहे आप खाना ही बना रहे हो उसमें। ये चल रहा है लगातार, जो आपके संघर्ष की कहानी है ये पीछे स्क्रीन पे चल रही है। मोदी जी को खिचड़ी बनाने का बड़ा, खिचड़ी बनाना भी खाना भी बहुत शौक रहा है उनका। हमारे रोहतक कार्यालय में वो आ जाते थे, दीपक नाम से जो हमारा जो वहाँ ऑफिस बावर्ची था, उससे मिले थे, गले लगाया था। हाँ, तो उसके साथ खड़े होके खिचड़ी कैसे बनाई जाती है। अब हर प्रदेश का अपना अपना टेस्ट होता है, गुजराती में खिचड़ी कैसे बनती है, तो ये उन्होंने उनको सिखाई। तो बावर्ची बनने का काम करना पड़े तो करो। भिश्ती माने पानी भरने वाला। पुराने समय में भिश्ती होते थे, कुएं से पानी भर करके घर घर में जा करके और पहुंचा के आते थे, या कहीं छबील लगानी या सेवा करनी, वो भिश्ती किया करते थे। तो वो काम मिले सेवा का, वो भी करने के लिए तैयार रहो। और खर का शाब्दिक अर्थ होता है गधा। यानी गधा माने अगर आपको गधे जैसा काम भी करना पड़े, अर्थात मजदूरी करनी पड़े, बोझा ढोना पड़े, बिल्कुल ऐसा जो आपके मनपसंद काम नहीं भी है, तो भी काम है, तो किसी काम में आपको लगाया जाए, बी रेडी टू डू दैट। बहुत बढ़िया। जैसे आपने बताया कि उस वक्त मोदी साहब को भी यकीन नहीं हो रहा होगा, ना ही शायद उनको इस चीज़ का पता होगा कि उन्हें गुजरात भेजा जाएगा, वहाँ पे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आप हरियाणा में पहली बार विधायक का चुनाव लड़े, जीत गए। तो आपको लगता था आप हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, या मोदी जी से ये जो खिचड़ी वाली दोस्ती थी इसका फ़ायदा मिला? नहीं, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ निर्णय करने के लिए एक टीम बैठती है, वो टीम बैठ करके जैसा किसी को निर्देश देते हैं वो निर्देश प्राप्त करते हैं। कोई चीज़ तय हो जाए तभी भी कोई बहुत बड़ी खुशी का विषय नहीं होता, और कभी कोई चीज़ है कि जी अब आपको कल से ये काम नहीं करना तो उसका कोई मन में ये भी नहीं होता, जो काम जिम्मे लेगा वो करेंगे। यानी हमारे नानाजी देशमुख देश में केंद्र सरकार के अंदर मंत्री भी रहे, और एक विषय उन्होंने कहा कि देखिए, उनका एक मत था कि 65 साल की आयु के बाद सक्रिय राजनीति में नहीं रहना चाहिए। और जिस दिन 65 साल के नानाजी देशमुख हुए, उस दिन वहाँ से छोड़ करके और सामाजिक कामों में निकल गए। गोंडा में उन्होंने काम किया, चित्रकूट में काम किया, सारे देश में सामाजिक कामों में काम किया उन्होंने। कोई भी, यानी सब लोग हैरान होते थे कि ये कैसे आदमी है, अपने आप छोड़ के चल दिए। अब ठीक है, मोदी जी ने उस आयु को 75 कर दिया है, कोई अनुभवों के आधार पर कुछ ना कुछ सोचा होगा कि 65 जल्दी है। तो यहाँ अभी भी 75 साल के बाद सब कहते हैं अभी समाज में सन्यासी हो जाओ, समाज का काम करो।
तो सामाजिक कामों में कुल मिलाकर के सत्ता के सिस्टम में और नए लोग आएंगे, अनुभव आएगा, सब कुछ होगा। तो बहुत एक संगठन के जो संस्कार हैं, जो वैचारिक पृष्ठभूमि है, ये किसी और संगठन में आपको नहीं मिलेगी। बहुत मजबूत विचार जो हैं, मजबूत विचारधारा, संगठन की पृष्ठभूमि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सिखाई और पहले जनसंघ में फिर भारतीय जनता पार्टी में इवॉल्व हुई है। आज जितना संगठन मजबूती आपको भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक क्षेत्र के संगठन में मिलेगी, देश के क्या दुनिया के किसी संगठन में ऐसी नहीं है, किसी में नहीं है। जी, अब राजनीतिक सफ़र पे आ जाते हैं, 2014 में आ जाते हैं। 2014 में आप मुख्यमंत्री बने, उस दौरान आपसे कई बार मुलाकात होती रही। आप ईमानदारी से बयान देते थे कि 6 महीने तो मुझे यही समझने में लग गया कि राजेश खुल्लर या संजीव कौशल हैं, इनका कामकाज क्या है। ईमानदार बयान था आपका। चुनौतियां काफ़ी आई, जाट आरक्षण वाला मुद्दा रहा, राम रहीम वाला रहा, संत रामपाल वाला रहा, जिनमें सरकार कंट्रोवर्सी में आई, मुश्किल वक्त रहा डिसीजन मेकिंग में। तो वो जो दौर था और जो आज का दौर है, उसमें जो पकड़ आपकी हम कहें कितनी ज़्यादा मजबूत हुई है, कितनी समझ राजनीति की और जो एडमिनिस्ट्रेशन की वो आपने पाई है इन पिछले 8.5-9 सालों में? देखिए, काम की बेसिक जो टेक्निक और हमारा जो उद्देश्य है, ये दोनों अगर समझ में हो तो कहीं कोई कठिनाई नहीं आती है और ये बहुत सरलता से किया जा सकता है। हाँ, बेसिक समझ नहीं है तो आदमी डेरेल हो जाता है, आपका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो आदमी डेरेल हो जाता है। लक्ष्य सीधा सीधा है, मुझे अपने प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता की सेवा करनी है, ये लक्ष्य है और इस लक्ष्य से दाएं बाएं ना कभी हटे हैं और ना कभी हटना होगा। तो जब ये लक्ष्य स्पष्ट है तो जनता को लगता है कि हाँ, हमारी कोई देख रेख करने वाला, कोई हमारी सुध बुध लेने वाला कोई व्यक्ति है। उसका विश्वास ये हमने अर्जित कर लिया, कोई चिंता नहीं। टेक्निक हमारी ठीक है, काम करने का सिस्टम हो सकता है सीधा सीधा प्रशासनिक काम करने का हमको अनुभव नहीं होगा, लेकिन कुल मिलाकर संगठन को चलाते चलाते बेसिक चीज़ें तो ध्यान में आ ही जाती हैं कि व्यक्तियों से कैसे डील करना है। किसी व्यक्ति को आप इतनी पीड़ा मत पहुंचाओ जिसके कारण से वो व्यक्ति दूसरे कोने पर जा खड़ा हो जाए। किसी व्यक्ति को इतना ढील भी मत दो कि वो आपकी, जैसा आपने शब्द प्रयोग किया, पकड़, उसे बाहर जाके खड़ा हो जाए। दोनों ही जो एक्सट्रीम है वो उचित नहीं है, उसे बचना ही चाहिए। अगर हर किसी से काम लेना है, व्यक्ति की पहचान करके उसकी क्षमता क्या है, उसके गुण क्या है, इन सबको ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति से काम लेना। हर कोई व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है। कहते हैं कि एक श्लोक आता है, कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो किसी मंत्र में काम ना आए, कोई ऐसा पौधा नहीं है जो किसी औषधि में काम ना आए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका उपयोग ना किया जाए। अगर कहीं कठिनाई है तो जो योजक संयोजक है उसकी कठिनाई है कि योजकस तत्र दुर्लभा, ये दुर्लभ अगर है तो योजक है। योजक ठीक है तो आप हर चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, चाहे कोई व्यक्ति है, चाहे कोई अक्षर है, चाहे कोई पौधा है, हर चीज़ का उपयोग हो सकता है। यानी हमारे नेकचंद सैनी ने क्या क्या चीज़ों का उपयोग नहीं कर लिया, वेस्ट का उपयोग करके और रॉक गार्डन बना दिया। तो योजक था वो। तो ये योजक अच्छा मिल जाए, हर चीज़ का उपयोग किया जा सकता। हम अपने सबका उपयोग यानी देश और समाज के हित में हो, चाहे हमारे अपने साथी हैं, चाहे हमारे मंत्री हैं, चाहे हमारे विधायक हैं, चाहे हमारे कार्यकर्ता हैं या प्रशासनिक, चाहे वो IAS है, IPS है, HPS है, HCS है या फिर सब, उनको सबको काम में लगाना ये एक बढ़िया तरीके से आना चाहिए, कोई कठिनाई नहीं आती। आजकल आपने सरपंचों को काम पे लगा रखा है, पूरे दिन काम पे लगे रहते हैं, सरकार का विरोध करते हैं कि ये टेंडरिंग का जिन आप निकाल लाए और जो पूरी चौधराहट थी वो ख़त्म कर दी। हुड्डा साहब आए थे हमारे पहले सेशन में, परिवार पहचान पत्र की नई परिभाषा वो देते हैं। परिवार प्रताड़ना पत्र, मतलब दुखी हैं लोग उससे। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो मौजूदा दौर में, अभी 2023 में अप्रैल में 7 तारीख को सरकार की मुखालफत करती नज़र आती हैं, चाहे आम आदमी से बात कर रहे हैं या ओपोजिशन से बात कर रहे हैं।
तो ये जो दोनों योजनाएं हैं, आप बोलते हैं प्रौद्योगिकी IT के माध्यम से हम लाभ पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन जिनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं वो कहते हैं हमें लाभ चाहिए ही नहीं है। तो कैसे जूझेंगे? आप कह रहे हैं हम लाभ दे के रहेंगे, वो कहेंगे नहीं चाहिए हमें। तो बड़ी अजीब सी स्थिति है, वोट बैंक को नुकसान होता दिख रहा है। देखिए, जैसे मैंने कहा, हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। जनहित हमारा लक्ष्य है, और जनहित करते समय अगर कहीं किसी चीज़ की अव्यवस्था आई हुई है, उस अव्यवस्था को दूर करना। और ये आज मैं पहली बार कह रहा हूँ, ऐसा नहीं, मैं लगातार कह चुका हूँ कि ई टेंडरिंग जो है वो व्यवस्था को ठीक करने के लिए है, और व्यवस्था ठीक करने के लिए हमें तात्कालिक लाभ नहीं देखना होता, अंतोगत्वा लंबे समय में दीर्घकालिक लाभ क्या है वो सब देखना है। और ई टेंडरिंग में तो शुरू में लोगों ने कहा कि आपने किस चीज़ में हाथ डाल दिया, और जब मैंने कहा कि नहीं ये बहुत अच्छा है, लोग इसमें बहुत प्रसन्न होंगे। अभी मैं 3 दिन भिवानी जिले में मेरा टूर था, गाँव प्रवास था, हाँ। प्रवास था, टूर था, और मेरे साथ हमारे JP दलाल सब साथ में थे। और वहाँ जितने सरपंच थे सबने कहा कि यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, जितनी जनता के लोग थे तालियां बजाई सबने कि यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। इससे पहले हमारा एक सम्मेलन हुआ हिसार में किसानों का, वहाँ मैंने प्रत्यक्ष 10,000 लोगों में पूछा, बताओ भाई ये ठीक है कि नहीं है। और इस प्रकार से खुला पूछना ही बहुत लोगों को हैरानी का कारण लगा कि मुख्यमंत्री इतना हिम्मत करके पूछ गए, और सब ने उस पर तालियां बजाई, और तालियां बजाई कि ई टेंडरिंग में कहीं कोई दोष नहीं है, और ये एक ऐसा फैसला है जिसको लोगों ने पसंद किया है। मैं तो ये कहूँगा, मंजिलें मिले न मिलें ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिलें मिले न मिलें ये तो मुकद्दर की बात है, हम तुम्हारी तरह कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। क्या बात है, क्या बात है। हम कोशिश करेंगे। आप अक्सर आजकल शायराना अंदाज में रहते हैं, और विधानसभा में भी हम देखते हैं कि आप बहुत बड़ी बात एक छोटे से शेर में कह जाते हैं। ये तो मैंने आपके सामने कहा है कि हम कोई चीज़ हम यानी किसी ने नहीं की हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। हम प्रयोग धर्मी हैं, और प्रयोग धर्मी आदमी लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। और ये बात भी मैंने अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से सीखी है। कभी कभी हमारे मन में नई बात जब आती थी, हम उनसे पूछते थे इसको कर लें क्या। तो शुरू में जब ऐसा हुआ तो 1-2 बार पूछा, तो उन्होंने मेरे से पूछा, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर कोई बात आपको अच्छी ना लगे और हम कर दें, कहने लगे अगर मैं मना कर दूं और बात अच्छी हुई तो आप करोगे नहीं। आप कोई भी नया प्रयोग करना करके देखो, करने के बाद अच्छा लगे तो लगातार चलेगा, किसी कारण से कठिनाई आ गई तो वापस ले लेंगे जी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ऐसा नहीं है कि कोई नया काम करेंगे ही नहीं। ये हमारे साथी ऐसे हैं जो कल तक ये कहते थे ये पोर्टल की सरकार है, ये पोर्टल नहीं चलेगा। उसी पे मैं सवाल दे रहा हूँ, आप विस्तार से जवाब दे दीजिएगा। हुड्डा साहब ने आज आशंका जताई है, और उनके जो प्रवक्ता हैं वो भी लगातार जब हमारे साथ डिबेट में आते हैं वो आशंका जताते हैं, बहुत शक की निगाह से देख रहे हैं। मुझे वो सवाल उठाना, पोर्टल को लेकर जो शंका है वो ये है कि पोर्टल का जो बटन है वो आपके हाथ में होगा, जब आपका जो ठेकेदार होंगे उसको भर देंगे तो फिर पोर्टल ही बंद कर दोगे आप। देखिए, आज टेक्नोलॉजी पर दुनिया चल रही है, और टेक्नोलॉजी में जितनी पारदर्शिता है वो पारदर्शिता व्यक्ति के हाथ में नहीं रहती है। व्यक्ति तो किसी को बहका देगा, किसी को भी कह देगा दरवाजा बंद करके अच्छा ठीक है आप रुकिए और मैं कुछ काम कर रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, और चाय पीते पीते अंदर वो क्या करेगा बाहर वाले को व्यक्ति को पता नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी में आप अंदर बैठ के करें बाहर बैठ के करें, दुनिया सारी जिसके पास भी उस पोर्टल की रीच है, एक्सेस सबके पास है। आखिर हम टेंडरिंग में जो हमारा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल भी बना है उसमें हम कहते हैं कि हाँ इतने बजे तक टेंडर खुला है, अगर उससे पहले बंद हो जाए हम दोबारा खोलेंगे उसको। आखिर खुला है तो वो देख रहा है, बाहर बैठा देख रहा है, यहाँ बैठा देख रहा है, देश के दुनिया के किसी कोने में बैठा देख रहा है। आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में अगर टेक्नोलॉजी से आपने मुंह मोड़ लिया, इसका मतलब ही आप टाइम के साथ चलना आपने छोड़ दिया है। और आप टाइम के साथ चलना छोड़ देंगे तो इसका मतलब है कि आप कहीं 19वीं सदी में चले जाएंगे, उसके साथ देश का, दुनिया का, समाज का भला होने वाला नहीं है। हम समाज का भला करने वाले हैं। परिवार पहचान पत्र की बात आपने की, उन्होंने कहा कि हाँ ये जो है पीड़ा पत्र है। मेरी व्याख्या क्या है उसमें? मेरी व्याख्या है प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल। परिवार पहचान पत्र प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल, और अगर इससे भी आगे मैं कहूं परमानेंट प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपल, अगेन इट्स 4P। तो परमानेंट प्रोटेक्शन इससे गरीब आदमी की तब होगी जब हम ढूंढ के लाएंगे कि गरीब कौन है। वो लोग क्या करते थे,
वो गरीब के लिए स्कीम लाते थे और स्कीम ला करके फ्लोट करते थे, ये स्कीम है, जिसको चाहिए आ जाओ। लोग लाइनों में खड़े होते थे, गरीब है वो खड़ा होगा, नहीं गरीब है वो भी खड़ा होगा। और फिर जैसा है कि आपको तो हरियाणा का पता ही है, जो थोड़ा सा दबंग है, ताकतवर है, वो गरीब आदमी को लाइन में खड़ा ही नहीं होने देगा, धक्के मार के बाहर करेगा। कहीं अगर कोई गलती से या जो सवेरे सवेरे जाके और कोई पहुंचा नहीं उससे पहले खड़ा भी हो जाए जाके, तो जो अंदर बैठा है वो कह देगा 2 कमियां हैं, अगले महीने आओ। वो अगले महीने कमियां ठीक करके आता है, फिर वो कहता है 1 कमी और है, फिर महीने बाद आता है, 2-3 महीने वो चक्कर काटता है, 3 महीने बाद स्वाभिमानी आदमी, गरीब भी स्वाभिमानी होता है, स्वाभिमानी आदमी कहता है भाड़ में जाते और स्कीम, मैं तो रुखी सुखी खा लूंगा, घर बैठूंगा। हम उसको घर जा करके बुलाते हैं और जो गरीब है उसी को बुलाते हैं, दूसरों को बताते भी नहीं है। आखिर तो किसी का चयन करना हमें संवैधानिक अधिकार है कि हम कोई भी वेलफेयर स्कीम जो हमारे गरीब आदमी उसके लिए बना सकते हैं। हमने बहुत सी स्कीमें इनकम लेवल के हिसाब से बनाई हैं। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना घोषणा की है, जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपया साल से कम है ये उन्हीं पर लागू होगी। अगर वो पहले से 20,000 रुपये महीना कमाता है, हम उसमें उसको नहीं बुलाएंगे, वो अपने आप करे, मेहनत करे, जो करना करे। अगर 10,000 से नीचे है, 8,000 रुपये महीना है, हम उसको बुलाएंगे, बोलो भैया क्या काम कर सकते हो, वो कहता है मैं भैंस पाल सकता हूँ। हम कहता है चलो लोन का फार्म भरो, तुम्हें लोन दिलवाते हैं, भैंस लो, भैंस का दूध निकालो, बेचो, ताकि आपकी इनकम 1,80,000 हो जाए। कोई नौजवान है पहले उसको देखते हैं, परिवार में नौजवान नहीं तो कोई महिला काम करने वाली उसको देखते हैं, वो भी नहीं है, कोई बुजुर्ग है, कुछ और, या जो भी आदमी उस काम करने लायक है। प्राइवेट काम करने में कोई बहुत शर्तें सरकारी नहीं लागू होती, तो इसलिए हम तो जो सबसे ज़्यादा गरीब है उसको पहले लेके आते हैं। अब हमने योजना बनाई कि जो सिंगल मेंबर फैमिली है, परिवार पहचान पत्र का ही ये परिणाम है जो हमको जानकारी मिल सकी कि 3,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं सिंगल मेंबर फैमिली जिनकी आयु 80 साल से ऊपर है। अभी 80 साल से ऊपर का व्यक्ति सिंगल मेंबर वो रह रहा है, उसको परिवार भी संभाल नहीं रहा, वो कैसे तो अपना खाना की व्यवस्था करता होगा, खाना बनाता होगा या मांग के खाता होगा, कैसे अपने कपड़े धोता होगा, कैसे उसकी व्यवस्था होती होगी, बीमारी आ गई तो इलाज कौन कराता होगा। हमने कहा नहीं, इसकी सबकी संभाल सरकार करेगी। और ये 3,100 लोगों के पास हम अप्रोच कर रहे हैं कि आप लोगों को अकेले रहने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको आश्रम बनाएंगे और वो आश्रम में 50, 40, 20, 30, 100 जितने भी लोगों को रखना होगा उनको हम रखेंगे, उनकी चिंता सरकार करेगी। इसमें जो समस्या आ रही है, जैसे हम लगातार अपने रिपोर्टर्स से बात करते रहते हैं, कल भी हमने अभी यहाँ पे हरियाणा भर के हमारे रिपोर्टर्स बैठे हैं। आपकी नीयत सही है, नीति सही है, जो डाटा एंट्री हुई है उसमें काफ़ी ज़्यादा गलतियां हैं और उनको गलतियों को सुधारने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। और अब जो ये आपने इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन का इजाद किया है, गांव में ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं तो दलाल सक्रिय हो गए हैं, वो उसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो एक तो जो गलतियां हैं उनको किस तरीके से सुधारा जाएगा, उसमें आप आगे क्या कदम उठाएंगे, इससे लोग बहुत ज़्यादा खफा हैं। ये मैं नहीं कहता कि गलतियां नहीं हो सकती, आखिर 72 लाख परिवार का डाटा है, 2 करोड़ और 80 लाख के आसपास हमारी जनसंख्या है, सबको हम उसका डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, बच्चों का भी, नौजवानों का भी, बुजुर्गों का भी। उस डाटा में उसको फीड करने वाले भी आखिर मैनुअली फीड हो रहा है, लोग जो है उसकी असेसमेंट लेकर के आ रहे हैं हमारे पास। सिवाय सरकारी आदमी जिसकी तनख्वाह, जिसकी सैलरी गवर्नमेंट खाते से निकलती है, उसकी तो जानकारी हमको है, या जो कोई इनकम टैक्स असेसी है वो जो फार्म भरता है इनकम टैक्स का, उसकी जानकारी हमको मिल सकती है। इसके बाद भी इतने सारे लोग रह जाते हैं जिसकी कोई जानकारी प्रत्यक्ष हमको मिलती नहीं है। उसके लिए हमने भी अपनी टीमें बनाई, यानी 20,000 टीमें बनी हरियाणा में। उन सबको कहा कि इन परिवारों का आप असेसमेंट करके लाओ, कितनी इनकम है। गलतियां हुई होंगी, ऐसा नहीं कि नहीं हुई होंगी, लेकिन एक बार कोई चीज़ होती है उसको फील्ड में उतारना पड़ता है, उन गलतियों का सुधार करना पड़ता है। हमने कहा कि जिसका गलत है आप अप्लाई करो। 3 लाख लोगों ने अप्लाई भी किया, उस 3 लाख में लगभग आधे से ज़्यादा का निस्तारण हो चुका है, जिसमें बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाद में जानकारी दी वो भी ठीक नहीं है, उनकी भी इनकम 180 से ज़्यादा है, और कुछ लोगों की 180 से ज़्यादा लिखी गई थी लेकिन कम करके 180 से नीचे किया है। 1 लाख लोगों के राशन कार्ड जिनके कट गए थे उनको हमने दोबारा बनवा दिए हैं। इसके लिए गांव-गांव में व्यवस्था की है, CSCs बनी है, हर गांव में CSC है, हर गांव में VLE बैठा है कि वहां जाकर के आप केवल अपनी एक जानकारी दे दो, ठीक करना, सर्वे करना हमारा काम है। हम उसको लगातार कर रहे हैं और लगातार करके बातचीत भी कर रहे हैं। तो इस नाते से गलतियां नहीं होंगी ऐसा नहीं है, लेकिन इसको जनवरी में तो शुरू किया ये, और जनवरी, फरवरी, मार्च में
अगर हम ये कहें कि मोर देन 50% चीज़ें ठीक हो गई हैं तो आने वाले महीने में 2 महीने में सब ठीक करेंगे, कहीं समस्या नहीं। इसी से जुड़ी एक शिकायत और हमें मिली हमारे रिपोर्टर के थ्रू कि ये जो पोर्टल है ये खुद ही इनकम बढ़ा लेता है। आज इनकम मान लीजिए किसी की 1,60,000 है तो 2 महीने बाद जाके देखता है तो वो 1,80 का आंकड़ा पार कर गई। बिल्कुल ठीक है। हमने एक ऑटो अपडेशन सिस्टम बनाया है। उस ऑटो अपडेशन सिस्टम में आखिर मानो कोई आदमी अपनी चीज़ छुपाता है और छुपाने के बाद गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में छुपी हुई नहीं है, हर एक गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जो उसको चीज़ दी जाती है, देने के बाद उस परिवार की इनकम में वो जोड़ा जाता है। मान लो 5 मेंबर परिवार के हैं और 5 मेंबर में कोई एक व्यक्ति नौकरी करता है और नौकरी करते हुए वो अपनी सैलरी तो लिखता है क्योंकि उसको छुपा नहीं सकता, लेकिन माता पिता दोनों जो हैं वो 2750 रुपये पेंशन लेते हैं, 5,500 रुपये महीने का ये हो गया। जब वो माता पिता भी साथ रहते हैं और उनकी उठाकर इनकम डालते हैं तो कुल मिलाकर के उसकी 66,000 इनकम अपने आप बढ़ जाती है, उसको पता ही नहीं लगता। आखिर तो जो हमारे पास प्रूफ है, प्रमाण है, ऑटो अपडेशन, व्यक्ति झूठ बोलना नहीं चाहिए। मैं शब्द झूठ बोल रहा हूँ, मतलब गलत नहीं बोलना चाहिए, और अगर कहीं हो गया तो उसको ठीक भी कराना चाहिए। कोई एक ज़माना था, 2 चीज़ें ऐसी होती थी जो व्यक्ति को डरा के रखती थी भी गलत नहीं बोलना। एक तो व्यक्ति जो थोड़ा विश्वास करने वाला, भगवान के ऊपर विश्वास रखता है, उसको लगता है कि संस्कार ऐसे होते हैं, मैं गलत नहीं बोलूँगा, ये कुछ भी हो जाए, वो संस्कारों के कारण से गलत नहीं बोलता। एक व्यक्ति डरता है कि अगर गलत बोलूँगा तो कल को पकड़ा जाऊँगा, दोष लग जाएगा सिर पर, और दोष होगा तो कल को कोई सज़ा भी मिल सकती है, क्योंकि कई लोग पकड़े जाते हैं। हमारे पास नौकरियां लेने वाले भी जो गलत क्लेम करके नौकरी ले जाते हैं, 5 नंबर मिलते हैं गरीब आदमी को, या जिसके घर में नौकरी नहीं है, या जो माता पिता या पिता जिसके नहीं है, वो एक सिस्टम है। उसके बाद गलत ढंग से वो 5 नंबर लेने के लालच में गलत कर जाता है। जब वो जांच में पकड़ा जाता है तो उसकी नौकरी भी छूटती है, सब चला जाता है। तो उस भय के कारण से गलती, यानी वो गलत नहीं बोलता है। 2 ही चीज़ें होती थी। अब ये तीसरी चीज़ परिवार पहचान पत्र ऐसी घुस गई है कि अब ये लोगों को रोकेगी कि आपको गलत नहीं बोलना, गलत बोलोगे तो ये परिवार पहचान पत्र पकड़ लेगा। एक सवाल और है, इसी से रिलेटेड फिर आगे बढ़ेंगे। जो परिवार पहचान पत्र बना रहे हैं, मान लीजिए कि उसके परिवार में 5 लोग थे पहले, जिसमें 2 उसके बूढ़े माता पिता हैं। बहू आ गई, बहू कहती है मैं तो साथ में नहीं रहूँगी, इनको अलग रखो, और वो बूढ़े माता पिता अलग रहने लग गए। अब इस हिसाब से अगर आंकेंगे तो उनकी तो पेंशन गई, क्योंकि बेटा तो 50,000 रुपये कमा रहा है महीने के, तो उनका किस तरीके से अलग से हो जाए हिसाब पहली बात किताब? तो है कि बुजुर्गों की पेंशन उसका परिवार से कोई लेना देना नहीं है। परिवार की इनकम कितनी ही हो, इसका नियम बिल्कुल अलग है कि बुजुर्ग पति पत्नी की आयु जो है 3 लाख आज ही हमने नोटिफाई की है, पहले ये 2 लाख नोटिफाई थी, अभी करके आए हैं आप थोड़ी देर उससे पहले 50,000 थी। 50,000 से पहले शुरू में चौधरी देवीलाल जी ने शुरू की था, उसमें शायद 300 या 500 रुपये थी कि अगर पति पत्नी की 500 रुपये से अधिक इनकम है तो उसको पैसा 100 रुपया नहीं मिलेगा, 100 रुपया मिलता था उस समय। बाद में ये बढ़ाते बढ़ाते हुड्डा जी ने 50,000 तक सारा उसमें रखी, लेकिन शायद 2011 या 12 में उन्होंने 2 लाख की। लेकिन पेंशन लेने वाले लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम 2 लाख से ऊपर वाले ना लें। हमने चेक किया, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख वाले भी ले रहे थे। जब हमें ये सारा ध्यान में आया तो हमने एनालिसिस किया, तो हमने कहा कि जो इस इनकम से ऊपर हैं, हमने एक सावधानी बरती थी कि हमने 3 लाख से ऊपर ही लोगों की, लगभग 35 या 40,000 लोग थे, उनकी पेंशन बंद की थी। 3 लाख से नीचे वालों की नहीं की थी, ये सोचते हुए कि हमें भी 3 लाख करना पड़ेगा, और अब हमने सारा समझ करके उसको 3 लाख कर दिया है। 3 लाख से ऊपर वालों को, पति पत्नी को अपनी पेंशन नहीं बनवानी चाहिए। परिवार के बाकी लोगों की कोई भी इनकम हो उसका उसके ऊपर कोई असर नहीं है। बाकी जो लाभ हैं वो परिवार को 1,80,000 अगर नीचे है, अगर वो इकट्ठे रहते हो तो इंक्लूडिंग दैट पेंशन ऑफ बुजुर्ग। अगर वो इकट्ठे नहीं रहते हैं, माता पिता अलग रहते हैं, वो अलग रहते हैं, तो 2 परिवार हैं, 2 परिवार का अपना पहचान पत्र बनवाए, अपने अपने हिसाब से चले। जी। अब क्योंकि चुनाव है 1.5 साल के बाद, अक्टूबर 24 में होगा, हिमाचल प्रदेश में अभी जो अपना पड़ोसी राज्य है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। उसकी मुख्य वजह रही कि जो कांग्रेस थी उसने घोषणा की कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। हालांकि मनमोहन सिंह, आहलूवालिया साहब इसका विरोध करते रहे, लेकिन ये एक मात्र बड़ी वजह थी वहाँ पर चुनाव हारने की। हरियाणा में भी लगातार ये मांग उठ रही है, कांग्रेस कह रही है हम आएंगे तो इसको लागू कर देंगे। पेंशन भी बढ़ाकर 7,000 तक करने का
बातें चल रही हैं, जो ओपोजिशन पार्टी है, आप की जो सहयोगी पार्टी है उसने 5,000 करने की कही थी, 2750 हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको आप किस तरीके से देखते हो? प्रदेश की आर्थिक स्थिति अभी कैसी है? क्या वायदे किए जा सकते हैं? विज़न क्या है आपका? देखिए, पहली बात तो ये जो ओल्ड एज पेंशन का विषय है, ये कोई आज शुरू नहीं हुआ। ये 90s में इसकी चर्चा चली थी, 2000 में इसको लागू करने की बात आ गई थी और उसके बाद 2006 में इसको बाकी प्रदेशों ने भी लागू कर दिया था। मुझे ध्यान में है कि उस समय मनमोहन सिंह जी ने, जब वो मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, उस समय विषय शुरू हुआ था। वो प्रधानमंत्री थे, उस समय का एक भाषण लोकसभा में उन्होंने दिया हुआ है कि ये अपने भविष्य को देखते हुए सभी सरकारों को लागू करना चाहिए और इससे जो है आने वाली पीढ़ी उसका भी बचाव होगा। वरना आज किए हुए काम को, जो एम्प्लॉय आज काम कर रहे हैं, उनकी जो भविष्य की सुरक्षा है, वो भविष्य में जो हमारी नई पीढ़ी है उसको सब देना पड़ेगा। इतना ज़्यादा ये वजन बढ़ेगा कि बाद में विकास करने में भी कठिनाई आएगी। ये सोच करके कंसेंसस बना था, तब लागू हुआ था। ये कोई केवल अकेले भारतीय जनता पार्टी ने लागू नहीं किया, सबकी सहमति से ये हुआ था। एक दूसरा, अब एक ओछी राजनीति, मैं इसको ओछी राजनीति कहूँगा, कि इस प्रकार के लोक लुभावन नारे देने से अच्छा होता कि इस पर फिर कोई कंसेंसस बनाने के लिए, मुंह उठाने के लिए कांग्रेस प्रयत्न करती। वो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने हल्की, जहाँ एम्प्लॉय ज़्यादा हैं थोड़ा सा उकसा दो, और 1-आधे% के वोट के कारण से हिमाचल की सरकार चली गई। केवल इस मुद्दे के कारण से चली गई ऐसा नहीं है, मुद्दे और भी होते हैं। हाँ, ये भी एक मुद्दा था वहाँ, लेकिन इसके बाद भी अब केंद्र ने ये सोच करके कि अगर इस प्रकार की आवाज़ उठ रही है तो उन्होंने स्वयं एक समिति बनाई है, एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी इसमें से रास्ते बताएगी कि क्या करना क्या नहीं करना। ये किसी एक सरकार के करने से, एक प्रदेश के करने से मामला हल होने वाला नहीं है। भले ही इन्होंने राजस्थान में इसको घोषणा कर दी हो, लेकिन वहाँ कुछ लोगों को इन्होंने नई पेंशन देनी शुरू की है। पुरानी पेंशन जो अभी तक इतने सालों से कट गई है, जो पैसा एम्प्लॉइज ने भी दिया, जो पैसा स्टेट ने भी दिया, वो तो एक ट्रस्ट में जमा हो गया है और वो ट्रस्ट उसको देने वाला है नहीं, क्योंकि तो परमानेंट जो पेंशन के लिए पैसा है उसी को मिलेगा। वो किसी सरकार के हाथ में नहीं है, ना स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, ना सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। वो जो ट्रस्ट बना है, उनका जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनी है, उन्होंने इन्वेस्ट करना है उसको। इन्वेस्टमेंट के उन्होंने अपने प्रकार बनाए हैं कि इसमें से इतना पैसा इस संस्था में, इतना पैसा इस संस्था में, इतना पैसा इस संस्था में, अलग अलग संस्थाओं में पैसा लगा करके उसमें से जितनी इनकम आएगी, और हर एक इंडिविजुअल का हिसाब रखा जाता है उसमें कोई ऐसा नहीं कि सब एक कॉमन खाता और वो सबको कॉमन में मिलेगा। हर व्यक्ति का कितना पैसा कटा है, उसी के हिसाब से उसको पैसा, उसके कुछ रिटायरमेंट के समय वो ले लेता है, बाकी उसके लाइफ में जितना समय उसका है वो पेंशन के हिसाब से उसको मिलता है, बाद में फैमिली पेंशन के रूप में मिलता है। इस बजट प्रावधान में आपने गोवंश के लिए 40 से 400 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। इतनी बड़ी बढ़ोतरी की है, बावजूद इसके जो गोवंश है अभी भी सड़कों पर नज़र आता है, एक्सीडेंट का कारण बनता है। तो ये गोवंश से जो प्यार है, इसकी वजह को हम समझ सकते हैं, लेकिन जो सड़कों पर आज भी आवारा पशु घूम रहे हैं, एक्सीडेंट का कारण बनते हैं, उनकी रोकथाम के लिए भी कोई कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए मुकेश जी, पहली बात तो ये समझें कि बजट हमने 400 करोड़ कर दिया और उसका नेक्स्ट डे से कोई परिणाम निकलता है, ऐसा नहीं होता है। आखिर ये बजट हमने मार्च के आखिरी सप्ताह में घोषणा की, अप्रैल से उसको लागू होना है, डिपार्टमेंट उसकी योजना बनाएगा। ये बात भी ठीक है कि हमने 40 करोड़ से 400 करोड़ किया इसीलिए है कि जो बेसहारा पशुधन है, इसको हम इसकी व्यवस्था करके और इसको कहीं ना कहीं एक सुरक्षित स्थान पर रखें और ये सड़कों पर जो घूमना बंद करें। इस योजना को बनाने में आखिर थोड़ा समय तो चाहिए। आप कहें कि आज 1 अप्रैल से ये वर्ष शुरू हुआ है और आज 7 अप्रैल हुई है, तो 7 दिन में सब हो जाना चाहिए था। ये कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं होती है। आगे का जो हाँ, उसको लेकर आगे प्लानिंग, यही काम है। बल्कि हमने एक अभी कैबिनेट मीटिंग के अंदर एक नीति बनाई है, पॉलिसी बनाई है कि जो गोचरांत की भूमि जितनी भी गांव में है, वो सब गोचरांत की भूमि, जो ऐसी गौशालाएं जो ऐसे बेसहारा पशुधन को वहाँ रखेंगे, एटलीस्ट 50% उसमें रखेंगे,
तो उनको 1500 गाय, 2000 गाय, उसको चरागाह के लिए भी ज़मीन, उसको जो उनका बाड़ा बनता है उसके रखने के लिए भी ज़मीन, उसको इवन कोई अस्पताल बनाना है, कोई रिसर्च सेंटर करना है, कोई पंचगव्य जो होता है उसके माध्यम से उस गौशाला की इनकम बढ़ाने के लिए, उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी कुछ करना है। तो ऐसा जो ज़मीन है वो पंचायतों की गौचरान भूमि का उपयोग कर सकते हैं। एक नॉमिनल 5100 रुपया पर साल 1 एकड़ के हिसाब से हमने इसका पैसा रखा है। तो मुझे लगता है कुछ संस्थाएं आगे आएंगी, गौशालाएं पुरानी वाली भी आ सकती हैं, नई संस्थाएं भी आ सकती हैं, गांव के लोग खुद भी ऐसा कर सकते हैं। हम जो ग्रांट देंगे 400 करोड़ रुपये जो मैंने बढ़ाया है, प्राथमिकता हमारी बेसहारा पशुधन की ही होगी कि जो बेसहारा पशुधन है जो उसको ज़्यादा रखेगा उसको हम ये ग्रांट देंगे, या इस पैसे में से हमारे लोकल बॉडीज़, चाहे अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं चाहे पंचायतें हैं, उनको हम पैसा देंगे ताकि उसको वहाँ से पकड़ के लाएं। गांव-गांव में भी इसका हमें लोगों का सहयोग लेना पड़ेगा। अगर लोगों का सहयोग नहीं मिलता है तो ये समस्या काबू आने वाली नहीं है। आज एक दिन अभियान चलाया हमने, पशु पकड़ के अंदर कर दिए और 8वें दिन फिर वहाँ से निकल करके छूट के बाहर आ गए। तो ऐसा लोगों में चेतना जागृति के भी जब भी कोई मिले उसको पकड़ के ऐसे स्थान पर लेके जाओ। उसके प्रबंध के लिए कुछ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई गाड़ियाँ, कोई ट्रैक्टर ट्राली, कोई टेम्पो ऐसे रखने होंगे तो पकड़ के वहाँ लेके जाना, और उसके लिए बाड़े बनाना, ज़मीन ले देना, उस पैसे का उपयोग करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो इसको और भी बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा। कृषि पर आते हैं, किसानों पर आते हैं। कृषि मंत्री भी आपको सुन रहे हैं, इस वक्त सामने बैठे हैं। इस वक्त जो मौसम की मार पड़ी है, ये खेतों पे नहीं, किसान इससे मर गया लगता है। तो किसानों को राहत दें, गिरदावरी को लेकर क्या प्लान है, ये थोड़ा सा साझा कीजिए, क्योंकि किसान को इस वक्त राहत की आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है। देखिए, ये जो विरोधी हैं ये कुछ ना कुछ जो विषय कुछ ना मिले तो यही चलाते रहते हैं। मेरा कहना है कि इस मामले में हमारी सरकार कितनी सेंसिटिव है, यदि आप आंकड़ों के हिसाब से बोलेंगे ना तो आपको ध्यान में आएगा। हुड्डा सरकार 2004-05 से जब से शुरू उसने किया और आखिर में 2014 तक उन्होंने कुल मिलाकर के 10 साल में मात्र 1000 के आसपास कोई फिगर है, इतने करोड़ रुपया ही उन्होंने मुआवजा दिया। 2015 के फरवरी में इसी प्रकार की वर्षा ओलावृष्टि खूब हुई थी। उस एक वर्ष के अंदर ही हम जो 1 महीने की बरसात थी उसका नुकसान बहुत हुआ था। हमने वो मई के महीने में सारा जितना कंपनसेशन था बढ़ा करके दिया, और वो अकेले एक साल में, रादर मई के 1 महीने में 1200 करोड़ रुपया हमने दिया। कितनी बड़ी मात्रा में मैंने वो पैसा दिया। इन्होंने तो शुरू में 6,500-7 हज़ार करोड़ रुपया यानी 7,000 रुपये प्रति एकड़ रखा था। जाते जाते 2014 में इन्होंने उसको 10,000 किया, लेकिन 10,000 का भुगतान एक भी एकड़ का नहीं है। हमने आते उसको 12,000 किया, यानी एक प्रैक्टिकली देखा जाए तो 7,000 से 12,000 हुआ, और उसका पैसा हमने जितना दिया, मैंने बताया उनके 10 साल के बराबर दिया। ये लोग 2 रुपये के चेक, 5 रुपये के चेक, 10 रुपये के चेक मीडिया में खूब छपे हुए हैं, ये वो देते थे। हमने आते तय किया कि मानो 1 एकड़ में कितने ही हिस्सेदार हैं, एक ही एकड़ है, पैसा तो उसका हमने 12,000 देना है पूरा नुकसान होने पर, लेकिन मान लो अगर उसमें 50 हिस्सेदार निकल आए 1 एकड़ में। हमारे यहाँ ज़मीनें ऐसी हैं, सांझी खेवटे हैं, और वो 1 ही एकड़ में 50 लोग भी निकल सकते हैं। तो हमने कहा कि हर एक को न्यूनतम अगर राशि मिलेगी 500 रुपये से कम नहीं मिलेगी। 50 को अगर 1 एकड़ का 25,000 देना पड़ेगा वो भी दे देंगे। तो 500 रुपये से कम हमें कभी भी किसी के खाते में कोई आरटीजीएस नहीं किया, कोई उसको चेक नहीं दिया। और इस नाते से आगे बढ़ाते बढ़ाते जब भी ये नुकसान हुआ, हाँ वैसा ही नुकसान कमोबेश इस बार भी फरवरी मार्च में ये सब हुआ है। आखिर में फसलें पकी हुई खड़ी थी, सरसों है, गेहूं है, वो फसलें वर्षा ज़्यादा हुई है, ओलावृष्टि कम हुई है, तो उसके कारण से मैं खुद देख के आया हूँ। अभी भिवानी गया था तो कई खेतों में बिल्कुल बिछ गई है। अब उसमें नुकसान कितना होगा कितना नहीं होगा, इसके लिए पहले इसमें भी कुल मिलाकर के पटवारी तहसीलदार जो कुछ लिखते थे, या जो प्रभावी जो आदमी होता था बड़े ढंग से वो लिखवा भी लेता था, और लिखवा करके थोड़ा सा ये भी समस्या चलती थी उस समय। एक कहावत हमारे हरियाणा में बन गई थी कि कई किसान, सब नहीं, कई किसान साल में 3 फसलें लेते हैं, एक क्या सावणी, एक साडू और एक मुआवजे की। जी, वो भी एक फसल ले लेता था, मतलब मुआवजे की अलग फसल होती है। तो लेकिन अब हमने उसको थोड़ा सा सुधारा है। सुधारने में हमने कहा कि देखिए पहले किसान अपनी फसल का मुआवजा यानी फसल का नुकसान वो क्षतिपूर्ति पोर्टल में भरेगा, और उसके बाद पटवारी उसको सारे को गिरदावरी करेगा, तहसीलदार वो अपने ढंग से करेगा,
और इसी प्रकार से एसडीएम और डीसी कुछ परसेंटेज 20%, 10% वो उसको एक एट रैंडम वो उसकी सिलेक्शन करेगा। फिर हमारा जो ड्रोन के साथ और सैटेलाइट के साथ जो एक अध्ययन होता है, उस अध्ययन में अगर फसल बिछ गई है, शायद उसका उतना अनुमान ठीक लगता नहीं है, लेकिन खड़ी फसल टूट गई है, बाली टूट गई है, गिर गई है, उसका अध्ययन ठीक से सैटेलाइट पर होता है। इसके बाद हर एक एकड़ में से उसने कितनी बिक्री की है, क्योंकि आज हर एक एकड़ की बिक्री करने के लिए भी वो एमएसपी पर कोई चीज़ बेचने जाता है तो मंडी में जाता है। उस हिसाब से उसका मूल्यांकन करने के बाद जो अब एकदम एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता, 2-5% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उसका जितना नुकसान हुआ है उसकी कोशिश की जाती है भरपाई करने की। अब ये चीज़ वैसी नहीं है कि कोई भी आदमी कुछ भी बोल करके वो कंपनसेशन की डिमांड करेगा। सिरसा जिले में 2020-21 में कपास के मुआवजे की डिमांड की गई। लोगों ने कहा हमारा इतना नुकसान। जब उसका बाद में मूल्यांकन किया गया कि सिरसा की मंडियों में कपास कितनी आई, पता लगा कि पिछले 5 साल की जो एवरेज है उस साल में कपास की जो आवक है उससे कहीं ज़्यादा हुई है। इसका मतलब क्या समझे? फ्रॉड आंकड़े, नुकसान नहीं हुआ। तो ऐसे हाँ, कहीं पर्टिकुलर किसी ब्लॉक में किसी एरिया में पॉकेट में नुकसान होता है, उस नुकसान को दिया जाता है। हम कभी किसी का भी ऐसा नहीं कि किसान के साथ हम खड़े नहीं हैं, कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, लेकिन ये विरोधियों का जो एक सिलसिला है अब ये है अपने तरीके का, वो करते रहेंगे। उस विरोध के नाते से हम तो ये मानते हैं कि विरोधी भी इतनी आसानी से कहाँ मिलते हैं। हाँ, विरोधी भी इतनी आसानी से कहाँ मिलते हैं। बहुत लोगों का हमें भला करना पड़ता है तब विरोधी मिलते हैं। क्या बात है, क्या बात है। शेरो शायरी पे आजकल काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं आप। हुड्डा साहब आए थे, वो बता रहे थे कि उनका जब शासन था 2014 तक, तब हरियाणा नंबर 1 था। हम रेडियो पे, टीवी पे बहुत विज्ञापन भी देखते थे। बहुत बड़ा विज्ञापन उन्होंने किया, सैकड़ों करोड़ रुपए लगाए। हरियाणा नंबर 1। कम से कम आपको परेशान नहीं करते हैं कि इतना विज्ञापन कभी आपको देते नहीं है जितना वो देते नहीं, ये तो हम नहीं कहेंगे। ये वाली परेशानी तो आप हमें दे दिया करो, चैनल चलाने में खर्चा काफ़ी आता है, तो ये परेशानी तो हम झेल लेंगे। लेकिन अब जो उनका आरोप था वो ये था कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है प्रदेश में। हरियाणा जो है नंबर 1 हो गया है बेरोजगारी में। हरियाणा जो नंबर 1 हो गया है यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर खराब होने में। 10 में से 0 नंबर देने को भी तैयार नहीं है। वो पूछते हैं कि पिछले 9 साल में किया क्या, आप बता दीजिए। मैंने कहा ये मैं जो आप कह रहे हो मैं मुख्यमंत्री से पूछूंगा, वो देख रहे होंगे, तो आप बता दीजिए। आजकल कुछ संस्थाओं ने परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी शुरू की है। उनका 0 से नीचे दे दो कुछ, जी नेगेटिव कर दो कुछ। देखिए, विपक्ष का अपना एक सिस्टम है, विपक्ष है, उनके पास कोई चीज बताने के लायक नहीं है, कोई उनके पास मुद्दा नहीं है। जब मुद्दा विहीन आदमी हो जाता है तो ऐसी बौखलाहट में ही भाषाएं बोला करते हैं कि सब बेकार हो गया, सब खत्म हो गया। अब ये बेरोजगारी का एक आंकड़ा ये लेके आते हैं। CMIE नाम से एक संस्था है, और वो CMIE संस्था जो है वो प्राइवेट संस्था है। कुछ व्यक्तियों ने मिलकर के उसको चलाया हुआ है, और उसकी बैकग्राउंड में जो लोग हैं वो बहुत बुद्धिजीवी लोग उसको जानते हैं। और वो संस्था ऐसी है उसका, क्योंकि कमर्शियल संस्था है, और कमर्शियल संस्था मतलब उसमें आप इसको अदरवाइज ना लें तो कमर्शियली जिस किसी का लाभ किया जाए उससे कुछ भी कहला लो, मैनिपुलेशन ये सब होती है। हम उसको कोई एंटरटेन करते नहीं हैं। और उन्होंने शायद कभी हो सकता इच्छा भी रखी हो कि हम थोड़ा सा पॉजिटिव होकर के चलेंगे तो शायद हरियाणा सरकार हमारे ध्यान में आ जाएगी। हमने 2014-15 में सरकार अपनी बनाई। शुरू में 2-3 साल तो किसी को समझ में नहीं आता, तो उन्होंने क्या शुरू किया, हमारी जो बेरोजगारी थी वो घटाते घटाते 2017 के एक महीने में वो हरियाणा में बेरोजगारी उन्होंने दिखाई 2%, जबकि हम 2% से भी मंजूर नहीं करते कि 2 से ज़्यादा ही होगी, 2 तो नहीं ही होगी। लेकिन उनको, यानी उनकी आप सारा डाटा उठा के देख लीजिए, अब महीना कौन सा था आप निकाल लीजिए, 2017 में एक महीने में 2% बेरोजगारी उन्होंने हरियाणा की दिखाई है। और जब 17-18 में कोई दाल गली नहीं उधर बढ़ने के लिए, चुनाव तो 2019 में भी हुए, तो ये सारे सिस्टम बनाते बनाते वो उनके अड्डे हम तो चढ़े नहीं। और जब चढ़े नहीं तो उन्होंने 19 के बाद इसको बढ़ाना शुरू किया। तो पहले 2 से 8 किया, 10 किया, 15 किया, 18 किया, 20 किया, 25 किया, और एक महीना ऐसा आया जिसमें 34% बेरोजगारी उन्होंने दिखा दी। अब 34% में थोड़ा सा हमने भी 2-4 बार कमेंट किया, तो उन्होंने अगले एक महीने में 34% से एकदम 24% कर दी। मैंने कहा भी अब एक महीने में हमने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि हमारी बेरोजगारी 34 से 24 आ गई? हमने तो ऐसा कोई काम किया नहीं जी।
तो इसलिए वो जो सारे आंकड़े लेके चलते हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूं। और चैलेंज क्या, अब बहुत लोग तो कहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई करो। हम ऐसे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो इस जाल में फंसें, हमारी ऐसी बातों की आलोचना करें जिसको जनता समझे। जिस दिन 34% हरियाणा में बेरोजगारी हो जाएगी, उस दिन लोग जो है ना किसी को चलने नहीं देंगे, ना आपको, ना हमको, ना इन विपक्ष वालों को, किसी को नहीं चलने देंगे। आज हमारे पास डाटा, फिर मैं आता हूं परिवार पहचान पत्र पर, एक एक परिवार का डाटा है, और एक एक परिवार के डाटा में सेल्फ डिक्लेयर्ड लोग हैं 8 लाख समथिंग, जिन्होंने कहा कि हम बेरोजगार हैं। अब जो सेल्फ डिक्लेयर 8 लाख हैं, आप परसेंटेज निकाल लीजिए, आप उसको 3.25 करोड़ में से निकालिए, या आप ये कहिए कि चलो बच्चे और बूढ़े छोड़ दो, 18 से लेकर के और आप 60 साल के बीच में से निकाल लीजिए। 18 से 60, 42 साल की एज, 42 साल की जो एज है उसमें लगभग 1.5 करोड़ आबादी ये बनती है। 1.5 करोड़ में भी 8 लाख होंगे तो कितने बनेंगे? 5.5-6%। 6% से ऊपर हमारे यहाँ बेरोजगारी नहीं है। और कोई भी एक विकसित जो देश होता है, ये वो आंकड़े हैं जो रोजगार कार्यालय में दर्ज हैं। रोजगार कार्यालय में दर्ज क्यों होते हैं? देखिए, रोजगार कार्यालय थोड़ा सा पैसा देता है, और उस पैसे के कारण से जो लोग सरकारी नौकरी में नहीं हैं, अपनी दुकान करता है वो भी वहाँ लिखा देगा, कोई रेडी चलाता है वो भी लिखा देगा, कोई और कोई काम करता है वो भी लिखाएगा। आखिर सरकारी नौकरी करने वाले या जो रजिस्टर्ड प्राइवेट नौकरी करने वाले, ये लोग छोड़ करके बाकी किसी को भी बेरोजगार कार्यालय में लिखाने के लिए कहीं कोई बंधन ही नहीं है। कोई देखने नहीं जाता कि इसका क्या रोजगार है क्या नहीं है। अगर वहाँ से 1500 रुपये महीना, 2000 रुपये महीना, 3000 रुपये महीना रजिस्टर कराने से ही मिल जाए तो दिक्कत क्या। अब हमने उस रोजगार कार्यालयों के बजाय जो सेल्फ डिक्लेयर डाटा है उसको सारे को, जो बेरोजगार हैं, हमने एक नया सिस्टम बनाया, वो है HKRN, हरियाणा रोजगार कौशल निगम। उस सारे डाटा को वहाँ ला रहे हैं और फिर उसमें देखेंगे बेरोजगार कार्यालय में कितने लोग उसमें मैच करते हैं। जो मैच नहीं करते हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें लीकेज है, बहुत रोकनी जरूरी है। अनडिजर्व व्यक्ति को कोई पैसा सरकार का नहीं जाना चाहिए, पब्लिक सेक्टर की मनी है। डिजर्विंग व्यक्ति जो है उसको हर चीज़ मिलनी चाहिए। हमारा फार्मूला ये है, और इस फार्मूले से जो कर रहे हैं इससे लोग प्रसन्न हैं। क्योंकि अभी हमने राशन कार्ड का विषय, शायद आप चलाए ना चलाए, मैं राशन कार्ड की बता रहा हूँ। राशन कार्ड में भी जो हमारे पास शिकायतें 2011 से लेके और अब तक की, 1 साल पहले तक की शिकायतें क्या थी कि जी बहुत लोग डिजर्व करते हैं, उनका राशन कार्ड बना नहीं। और बहुत ऐसे हैं जिनके घर में कार भी है, जिनका परिवार में नौकरी भी है, जिनकी 2 मंजिल मकान भी बना हुआ है, उनका राशन कार्ड बना हुआ है। हमें एक निर्णय लेना पड़ा और उस निर्णय में 12.5 लाख परिवार ऐसे मिले जिनका राशन कार्ड होना चाहिए, अभी तक नहीं है। एक कलम से 12.5 लाख राशन कार्ड हमने बना दिए। काटे कितने? पहले तो 12.5 बनाए, इसको तो रिकॉग्नाइज करो जी, इसको तो अप्रिशिएट करो जी, कि 12.5 लाख लोग जिनके घर में 2 समय का खाना ठीक से बनता नहीं था वो हमने बनाए। अब आओ काटने पर, जो लोग इनकम टैक्स पे करते हैं ऐसे 3 लाख लोग निकल आए। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं 80-82 हज़ार लोग वो निकल आए। ऐसे ही लगभग 2.5-3 लाख लोग ऐसे निकल आए। एक पैमाना हमने तय किया, कानपुर यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया और उस सर्वे में से एक पैरामीटर बनाया कि जिसके परिवार, यानी जो घर का बिजली का खर्च होता है डोमेस्टिक, वो इनकम का 5% होता, लगभग 5% का मतलब है कि अगर 1,80,000 की इनकम माने तो घर का साल का खर्च डोमेस्टिक आना चाहिए 9,000 रुपया। अब 9,000 रुपये में लगभग यूनिट बन जाती हैं, यानी 750 रुपये महीना अगर आप लगाएंगे तो 9,000 हो जाता है। और 750 का मतलब है कि 250 यूनिट महीने का, 300 यूनिट महीने का बन जाता है। तो 250-300 यूनिट महीने का जो खर्च करता है, उससे नीचे जो करता है वो गरीब है, उससे ऊपर जो करेगा वो उसको 180 से बाहर करना होगा। ऐसे 2.5-3 लाख लोग ये निकल आए जो थे ना, कि आप कह रहे थे कि अपने आप इनकम बढ़ जाती है। तो ऐसा 180 से ऊपर इन सबको किया जो 9,000 से ज़्यादा जिनका बिजली का बिल एवरेज आता था। इसमें कुछ शिकायतें मिली, उन शिकायतों को हमने ठीक भी किया है। उसका जो है दोबारा से उसका माने उसकी जांच करा ली, और जांच कराने के बाद हो सकता है कुछ लोगों का 9,000 से ज़्यादा आया हो, लेकिन अभी भी वो गरीब हैं। 2-3 तरह के एग्जाम्पल ध्यान में आए कि जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं या ई रिक्शा चलाते हैं, वो शाम को जाके चार्ज करते हैं अपना ई रिक्शा की बैटरी। अब वो है तो गरीब, लेकिन उसका बिल 9,000 से ज़्यादा आएगा। ऐसे जो प्रेस करता है आदमी, प्रेस करता तो बिजली से ही काम करता है, अब वो गरीब है
लेकिन वो प्रेस का काम करता, उसका बिल ज़्यादा आ गया। तो इस प्रकार के घरेलू व्यवसाय वाले कुछ लोग निकले जिनका बिल 9,000 से ज़्यादा था, उनको सबको हमने ठीक कर दिया। कोई भी चीज़ ठीक करने में हमें गुरेज नहीं, लेकिन गलत ढंग से कोई ठीक कराएगा तो वो होने नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये कुल मिलाकर जो 8 लाख परिवारों के राशन कार्ड हमने काट दिए जी। 8 लाख 8 लाख के काटे और 12.5 लाख बनाए, नए बना दिए। हाँ, जो 27 लाख। इसके लिए हम शुक्रिया कहेंगे आपका। हाँ जी, इसके लिए शुक्रिया कहेंगे कि 8 के काटे 12 के बनाए, 12.5 के जो बनाए। डिजर्व करते और थे। जिनके काटे हैं, जिनको पता लगा कि हाँ काटे हैं, उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा कर दिया, ठीक कर दिया। और हमने तो अपील भी की है कि गलत ढंग से राशन का लाभ ना कोई उठाए। कारण राशन कार्ड का बनने से, पीला राशन कार्ड बनने से साल में 5,000 का लाभ होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता जी। 20 किलो अनाज लगा लो, 20 रुपये किलो का फायदा है, 400 रुपये महीना, 12 चौक 48, तो 4800 रुपये साल का फायदे के लिए कोई आदमी अपना मनो मुंह खराब करे, दिमाग में उसमें कोई गड़बड़ हो जाए जी। और वो गलत ढंग से तेज इज्जत करे। गवाए अपनी। हाँ, हाँ। स्वाभिमानी जिंदगी ये है कि वो ठीक होकर के आगे बढ़े। जी। आजकल आप काफ़ी लंबे समय के बाद प्रवास आपने शुरू किया। अभी भिवानी में प्रवास था, अभी कुछ दिनों के बाद आपका फरीदाबाद की तरफ प्रवास रहेगा। तो इस प्रवास के दौरान रिस्पांस कैसा मिल रहा है? लोग अपनी समस्याएं जो लेकर आते हैं उनका निपटारा किस तरह से आप कर रहे हैं? देखिए, मैं अलग अलग प्रकार से प्रदेश में टूर करता रहता हूँ। ये 2015 से अलग अलग प्रकार मेरे चलते रहे हैं। अभी पिछले दिनों में जिला शाह जनसंवाद किया था। हर जिले में 500-700 लोग आते थे, ग्रुप्स बना करके उनकी शिकायत सुनते थे, उनके सारे जो ग्रीवेंसेस हैं, जो उनकी एप्लीकेशंस हैं, उनको सब को लेकर के जो विभाग हैं संबंधित उन लोगों को दे करके उसका निपटारा हम करते थे। अब ये विषय आया कि एक 2-3 दिन का प्रवास किसी एक ही गांव में, अलग अलग बड़े बड़े गांव में जाना चाहिए। उसको मैंने शुरू किया है। सबसे पहले भिवानी जिले से शुरू किया और भिवानी जिले में 12 गाँव के अंदर ये कार्यक्रम मेरे हुए हैं। उन गाँव के अंदर भी उसी प्रकार से सारे विषय, 2 तरह की चर्चाएं वहाँ होती हैं। एक चर्चा होती है कि हमने क्या क्या किया, और वो जब सारा विषय उनको बताते हैं, वो उसमें से जितने संतुष्ट मुझे देखे मेरी कल्पना से बाहर है। यानी हम ये कहते हैं भी हम बिना पर्चे खर्चे के नौकरियां देते हैं और आपके गांव में 72 नौकरी लगी हैं। वो आगे बढ़ के कहते हैं नहीं हमारे यहाँ 125 लगी हैं, किसी को कोई पैसा लगा नहीं है। अभी हमने कल एक प्रोग्राम मंगवाया भिवानी से, एक गली में वहाँ पर 11 बच्चे थे। तो एक ही गली में, हाँ, चांग गांव था शायद, चांग गांव में एक केंद्र गली में सरकार 11 मिली बच्चे और 4 अपने हरियाणा में मिली हैं। हाँ। वो प्रोग्राम चलाएंगे आधे घंटे का हम। आज तो इसमें रहे, कल वो स्टोरी मंगाई थी। तो इस तरीके के केसेस सामने आ रहे हैं। जाहिर है कि जो आम गरीब आदमी उसको फायदा पहुंचाने की आप कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ चढ़ करके हाँ करते हैं। हाँ, लेकिन साथ में सर, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना जो फायदा उठा रहे हैं, उनका लाभ आप काट देते हैं। तो चुनावी साल है, नुकसान करवा दोगे पार्टी का? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, अगर किसी का ठीक कटा है, हो सकता है उसको परेशानी हो, लेकिन ओवरऑल एरिया में ये होता है भी ये ठीक काम हुआ है। अगर कोई गलत आदमी लाभ उठा जाए तो जो गलत ले गया वो पता नहीं खुश होगा कि नहीं होगा, लेकिन नाराज बहुत होंगे। हमारे कांग्रेस के मित्र जब चुनाव लड़ते थे वो ये कहा करते थे, मैंने अपने इलाके में 500 नौकरियां लगवाई। बहुत लोगों ने ऐसा बखान किया। हो सकता है 500 गिना भी देते हो, लेकिन 500 लगे, गलत ढंग से लगे, पिक एंड चूज करके लगे। ये मेरा घर का, मेरा परिवार का, किसी से पैसा लेके लगवा लिया, किसी के सिफारिश से करवा लिया। अब 500 के बाद नाराज कितने हुए उनका अंदाजा नहीं होता था। और नाराज होने वाले वो 500 के सहारे, वो कहते हैं इन 500 से वोट ले लेना। लेकिन हम जब किसी एक ठीक व्यक्ति, एक मेरिट के ऊपर आने वाले व्यक्ति की नौकरी लगती है, हमारा कोई जानकार नहीं है। हम तो यानी जो मेरिटोरियस है, जो टैलेंटेड है। एक बार विधानसभा में मैंने एक स्टेटमेंट दे दी। हमारी एक कांग्रेस की नेत्री हैं, उनकी बेटी असिस्टेंट प्रोफेसर लग गई। मैंने बोल दिया, वो बड़ी परेशान हुई कि क्यों मेरा नाम लिया। मैंने कहा देखिए, मैं तो दोनों की प्रशंसा की है, आपकी बेटी की प्रशंसा भी की है कि मेरिट पर लगी है, और अपनी भी मैंने पीठ थपथपाई है कि हमने अगर भेदभाव करते तो शायद आपकी बेटी की नौकरी नहीं लगती। और उसकी बेटी का धन्यवाद आया। उसकी बेटी ने कहा कि खट्टर अंकल को धन्यवाद, अगर कोई और सरकार होती तो शायद मेरी नौकरी नहीं लगती। यानी ये मैसेज आता है, उस मैसेज में से बाकी कोई नाराज नहीं होता है।
एक और सवाल है मेरा। आमतौर पे ये होता है कि जो मौजूदा सरकार कोई घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करती है तो उसका जो हिसाब किताब है आने वाली सरकार करती है। आप ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि जो अपनी ही सरकार में भ्रष्टाचार करते हैं, उनको अंदर करवा देते हैं, अपने ही अफसरों को, अपने ही नेताओं को। ये कौन सी पॉलिसी है? देखिए, पॉलिसी नहीं है, जनता का ये जो हमारे पास जितना भी सिस्टम है वो जनता का है। जनता के एक्सचेकर सिस्टम में, इसके धन में कोई भी गफलत करनी नहीं चाहिए। हर किसी को अपना मानधन मिलता है, हर किसी को अपने साधन के लिए, अपने परिवार चलाने के सिस्टम मिलते हैं। उससे बढ़कर के किसी को जमाखोरी करने के लिए कोई चीज़ नहीं निकालनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। इसमें अपने प्राण का सवाल नहीं है। और हम तो जो विचार करते हैं हमेशा कि जैसे फ़कीर थे वैसे फ़कीर हम रहेंगे। बाकियों को जो साधन मिलते हैं उसमें अपना गुजारा करने का हिसाब किताब रखना चाहिए। वो कम पड़ता है तो ऑफिशियल बढ़ाना चाहिए। हमने आने के बाद बहुत लोगों की सैलरीज बढ़ाई हैं, कर्मचारियों की, अधिकारियों की, विधायकों की, सांसदों की, अभी पिछले दिनों में सरपंचों की बढ़ाई है, पंचों की बढ़ाई है। समय के हिसाब से बढ़ना चाहिए, बल्कि हर कोई बढ़ाने के लिए बार बार आंदोलन करे, ये करे वो करे। हमने बहुत सी चीज़ों को तो इंडेक्स के साथ जोड़ दिया। सीपीआई या ये जो डीए है, डियरनेस अलाउंस आपको मिलता है, जैसे उसका प्रोजेक्शन होता है उसको बढ़ाते चले जाओ। हर बार आपको मांगने की, हर बार आंदोलन करने की, हर बार धरने देने की ज़रूरत ही नहीं है। सिस्टम बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए सिस्टम बनाने के लिए अपने आप को थोड़ा सा मजबूत रखना होता है, और मजबूत रखने के लिए एक संकल्प करना होता है कि फ़कीरी मिजाज है, जो मिले सो बांट देते हैं, हमसे जमाखोरी नहीं होती। क्या बात है, क्या बात है। अभी आप मुझसे पूछ रहे थे अंदर आते हुए कि जो सूर्य समाचार है इसकी रीच कितनी हो गई। तो रीच आपके आशीर्वाद से काफ़ी बढ़ रही है। अभी उस रीच के अलावा अगर मैं दूसरी बात करूं तो इस वक्त सूर्य समाचार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। एक मिनट, मैं सूर्य समाचार को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि आपका जो चैनल है थोड़े समय पहले शुरू हुआ है, लेकिन जो मुझे जानकारियां मिली हैं थोड़े समय भी आपका प्रचार प्रसार, खास करके उत्तर भारत में, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो, चाहे पंजाब हो, इस एरिया में सूर्य समाचार का जो एक व्यूअरशिप है काफ़ी अच्छी बढ़ी है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। इसका श्रेय मैं हमारे दर्शकों को और हमारे जो चैनल के मालिक हैं आदरणीय मनोज अग्रवाल जी को देता हूं कि उनका लगातार सहयोग हमारे साथ बना रहता है और निष्पक्षता से खबरें चलाने का हमें अवसर देते हैं, बिल्कुल टीका टिप्पणी उसमें नहीं करते हैं। तो अपनी मैनेजमेंट का मैं उसमें धन्यवाद देता हूं। और मैं आपको बता रहा था कि ट्विटर पे ये समाचार भी चलाते हैं, लोगों को अच्छे बिस्कुट भी खिलाते हैं। जी, ये बिल्कुल बिल्कुल वो बिस्किट आपको हम भिजवाएंगे भी और आज खिलाएंगे भी। तो मैं ये बता रहा था आपको कि ये तीसरा चांस है आज के दिन में कि जब ट्विटर पर सूर्य समाचार टॉप पे ट्रेंड कर रहा है। क्या बात है, क्या बात है, बधाई आपको। तो ये हमारी निष्पक्षता का, हमारी क्रेडिबिलिटी का हम कहें कि लोगों का प्यार है। और जैसे आप शेर व शायरी कर रहे हैं, और तो जर्नलिज्म में भी हमने एक ही शेर को अपने जहन में रखा है, वो मैं आप के समक्ष कहना चाहूँगा कि रात तेरी नहीं, रात तेरी नहीं, रात मेरी नहीं, जिसने आंखों में काटी वो ही पाएगा। कोई कुछ भी कहे और मैं चुप रहूं, ये सलीका मुझे जाने कब आएगा। क्या बात है। तो पत्रकार के तौर पर जो भी खबर आती है दिखाते हैं, कभी कभी आपके पक्ष में आती है, अच्छे काम करते हैं वो भी दिखाते हैं, लेकिन विपक्ष की आवाज़ हम थोड़ी ज़्यादा उठाते हैं क्योंकि हमारा वही काम है। आपका एक धर्म है, आप निभाते रहिए, लेकिन इस धर्म को निभाते हुए ऐसा नहीं है कि सब अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ उजाला है, उसकी ओर भी ध्यान रखिए। वो भी बिल्कुल दिखाते हैं, वो भी ध्यान रखिए। माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, पर दीप जलाना कहाँ मना है। क्या बात है, क्या बात है। तो वो जो दीपक हैं, वो जो आपके काम हैं, वो जो आप बोल रहे हैं कि आप गांव में गए और 11 लोग निकल कर आए, उस तरीके के आधे घंटे के प्रोग्राम भी हम ही तो बनाते हैं। आप बहुत अच्छा काम करते हैं और मैं तो आपका आह्वान करूंगा, चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच पर आने के लिए और हमारे खट्टे मीठे सवालात का जवाब देने के लिए। तहे दिल से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और एक छोटा सा सम्मान पगड़ी पहनाकर हम आपको देना चाहते हैं। आप का अभिनंदन छोटा सा हमारी तरफ।
बहुत बहुत शुक्रिया।